जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो बेसिकली पीजीटी के आधारित प्रश्न रहेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि संरचनात्मक क्रियात्मक फंक्शनल लिस्ट दृष्टिकोण किस समाजशास्त्री से जुड़ा है। तो संरचनात्मक क्रिया या सबसे पहले प्रकार्य शब्द क्या है? प्रकार्य शब्द की जो रचना की है वह हर्बर्ट स्पेंसर को माना जाता है, लेकिन प्रकार्यवाद के जनक या पिता के रूप में हम इमाइल दुर्खीम को जानते हैं। अगला है संघर्ष दृष्टिकोण कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के जनक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। अगला है अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के प्रमुख सिद्धांतकार कौन है? तो इसमें से जॉर्ज हर्बर्ट मीड है। लेकिन जब पूछा जाए कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द की रचना किसने की है, तो इनके शिष्य हर्बर्ट ब्लूमर हैं, उनको माना जाता। अगला है संरचनात्मक क्रियात्मक दृष्टिकोण के अनुसार समाज क्या है? तो संरचनात्मक क्रियात्मक दृष्टिकोण से समाज को हम क्या मान सकते हैं? संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र तो नहीं, स्थिर प्रणाली जिससे कि प्रत्येक अंगों का योगदान होता है। इन्होंने कहा कि संरचनात्मक क्रियात्मक का मतलब है समाज एक स्थिर प्रणाली है जिसमें कई अंग होते हैं जो अपना अपना कार्य या योगदान करते हैं, जिससे समाज की संपूर्णता बनी रहती है। अगला है मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के किस दृष्टिकोण को महत्व दिया है? तो ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्स का है। समझात्मक वरिष्ठियन या व्याख्यात्मक जो है हमारा मैक्स वेबर का है। संरचनात्मक क्रियात्मक की बात दुर्खीम, स्पेंसर, पार्सन्स, मर्टन है। और अंतःक्रियावादी में ब्लूमर, मीड और गॉफमैन को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो गया किस कौन सा? वरिष्ठियन या व्याख्यात्मक या समझात्मक। नारीवादी फेमिनिस्ट दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है लैंगिक समानता। अगला है समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में एनोमी किसके विचारों से जुड़ा है? एनोमी की अवधारणा की सर्वप्रथम बात इमाइल दुर्खीम करते हैं, और इसके अलावा एनोमी की बात करते हैं मर्टन। अगला है संरचनात्मक क्रियात्मक दृष्टिकोण में सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण होता है प्रणालियों के भीतर संतुलन में जब असंतुलन होता है तो सामाजिक परिवर्तन होता है। यह संरचनात्मक क्रियात्मक दृष्टिकोण है। तो ये अगला है पोस्ट मॉडर्न परिप्रेक्ष्य किस पर केंद्रित है? तो पोस्ट मॉडर्न जैसे ज्ञान, संस्कृति और बहुविवेचन। बहुविवेचन मतलब कोई एक आयाम न रख करके सूक्ष्म, बृहद और अंतःक्रियावादी, प्रकार्यवादी सबको मिला करके जो है बहुविध विवेचन की बात जो है उत्तर आधुनिकता या पोस्ट मॉडर्न परिप्रेक्ष्य करता है। तो यह राइट आंसर है ज्ञान, संस्कृति और विवेचन। अगला है अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण में समाज का अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है? तो इंटरेक्शनिज्म परिप्रेक्ष्य होता है, तो उसको सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद भी बोलते हैं। तो प्रतीक और संवाद के रूप में देखा जाता है। आगे है संरचनात्मक क्रियात्मक दृष्टिकोण 11 से 30 क्वेश्चन जो है देखने को है। तो संरचनात्मक क्रियात्मक दृष्टिकोण में समाज की प्राथमिक भूमिका क्या है? पहली भूमिका जो है समाज में संतुलन को बनाए रखना होता है कि जितने भी उसके अंग हैं, फंक्शन हैं, वो अच्छे से कार्य करेंगे तो सामाजिक संस्था जो है समाज बना रहेगा, संतुलन बना रहे। अगला है हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की तुलना किससे की है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि समाज सावयव के समान है। इन्होंने कहा कि जिस तरह मशीनों के पुर्जे काम करते हैं वैसे ही बॉडी फंक्शन के साथ इन्होंने जोड़ के देखा है कि मशीनें अलग अलग होती हैं लेकिन सब मिलकर एक काम करते हैं। उसी तरह इन्होंने सावयव के साथ समाज की तुलना की है। अगला है संरचनात्मक क्रियात्मक दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है?
तो शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या होता है कि शिक्षा हमें सामाजिक अनुशासन और गतिशीलता बताती है। क्या? शिक्षा से हम समाज के नियमों को सीखते हैं और अपने जीवन में एक अच्छा परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, उसको गतिशीलता कहते हैं। तो ये शिक्षा का कार्य है सामाजिक अनुशासन और गतिशीलता। सामाजिक प्रणाली के अंग क्या होते हैं? तो केवल शब्द आ जाए तो वो सामाजिक प्रणाली में नहीं आएंगे। तो परिवार, धर्म, शिक्षा और अर्थव्यवस्था जो है हमारे सामाजिक प्रणाली या सोशल सिस्टम के भाग या अंग है कि जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। अगला है इमाइल दुर्खीम ने समाज में स्थिरता और व्यवस्था पर जोर दिया है। किस पे? स्थिरता अर्थात संतुलन और व्यवस्था पर। इसमें कौन सा है? तो उन्होंने सामाजिक एकता और सहमति की बात की है। सामाजिक एकता, और सामाजिक एकता को उन्होंने दो भाग में बांटा, एक आदिम को यांत्रिक एकता और आधुनिक समाज को स्वावयवी एकता के संदर्भ में इन्होंने बांटा है। अगला है संरचनात्मक क्रियात्मक दृष्टिकोण में अराजकता या असंतुलन का परिणाम क्या होता है? तो भाई जब भी असंतुलित होगा कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, परिवर्तन आएगा, नई चीजें इन्वॉल्व होंगी। तो उसको उन्होंने कहा जब भी असंतुलन पैदा होती है तब सामाजिक परिवर्तन होता है। और ये किसने कहा है? मर्टन ने कहा है। किसने? मर्टन ने। जिस प्रकार जो उनकी अवधारणा है वही सामाजिक परिवर्तन को व्याख्या कर रही है इस सेंटेंस में। अगला है हर्बर्ट स्पेंसर का कौन सा सिद्धांत है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत की बात कही है। कौन से? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, प्राकृतिक चयन। और ये किससे इन्होंने लिया है? तो चार्ल्स डार्विन से इन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत लिया। अगला है परिवार को संरचनात्मक क्रियात्मक दृष्टिकोण में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इन्होंने कहा परिवार एक ऐसी सिस्टम है या ऐसा भाग है समाज का जो कि सामाजिकरण में प्रमुख तरह योगदान देता है। जो आगे चलकर व्यक्ति हो गए, संस्था हो गए, वो एक समाज को आगे संतुलित प्रगति की ओर ले जाते हैं। तो इन्होंने परिवार को समाज प्रणाली का मूल अंग माना है। अगला है शिक्षा और तो स्वास्थ्य प्रणाली समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये मानव संसाधन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। अगला है प्रकार्य फंक्शनलिस्ट दृष्टिकोण कानून व्यवस्था पर कार्य करती है। तो क्यों? इन्होंने कहा कि जो प्रकारवादी दृष्टिकोण है, उन्होंने कहा जो कानून व्यवस्था है वह भी सामाजिक नियंत्रण और स्थिरता को बनाए रखती है। अगला है समाज में शिक्षा व रोजगार का संतुलन किस दृष्टिकोण को महत्व देता है? तो शिक्षा और स्वरोजगार फंक्शनलिस्ट या प्रकारवादी दृष्टिकोण को महत्व देता है। संरचनात्मक क्रियात्मक दृष्टिकोण में औद्योगिकरण का प्रभाव क्या है? यह प्रणाली बदलाव और अनुकूलन करती है। तो जब औद्योगिकरण आती है तो समाज की व्यवस्था में बदलाव लाती है। जैसे दुर्खीम ने कहा कि यांत्रिक एकता से स्वावयवी एकता में परिवर्तन हुआ। क्यों? औद्योगिकरण, मशीनों के उपयोग, श्रम विभाजन के कारण। आगे है सामाजिक नियम और मानक क्यों आवश्यक है? तो सामाजिक नियम और मानक जो है सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक। समाज शास्त्र में प्रकारवादी दृष्टिकोण की आलोचना मुख्य रूप से किस वजह से की जाती है? तो प्रकारवादी दृष्टिकोण की आलोचना इसलिए की जाती है कि उन्होंने संघर्ष और असमानता की बात नहीं की है। सब अच्छा 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 है, जो व्यवस्था है वो अच्छी है, ऐसी बातें करते हैं, सहयोग है, संघर्ष, सब एकता बनी हुई है। इस कारण इनकी आलोचनाएं की जाती। सामाजिक संस्थाओं का पारस्परिक संबंध में किस दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है? पारस्परिकता मतलब लोग एक दूसरे पर निर्भर कैसे हैं। पारस्परिकता मतलब निर्भरता। तो प्रकारवादी दृष्टिकोण में यह देखा जाता है कि जो संस्थाएं या अंग हैं समाज के, वो एक दूसरे से मिलकर या पारस्परिकता के कारण एक दूसरे पर निर्भर है और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती हैं, समाज को बनाए रखती। अगला है संघर्षवादी दृष्टिकोण से संबंधित प्रश्न।
तो संघर्ष दृष्टिकोण किसके द्वारा दिया गया, खास करके प्रमुख सिद्धांतकार कौन है? तो संघर्ष या द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण के जनक है कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष दृष्टिकोण में समाज को कैसे देखा? तो उन्होंने कहा कि शक्ति और संसाधन के लिए संघर्ष, शक्ति और संसाधन पे जो है असमानता प्रकार, उत्पादन के साधनों पे कंट्रोल कुछ ही लोगों का है जिस कारण संघर्ष होता, तो यह संघर्षवादी दृष्टिकोण है। तो संघर्ष दृष्टिकोण में समाज को कैसे देखा जाता है? तो शक्ति और संसाधन के लिए जो है संघर्ष होता है इसमें। संघर्ष दृष्टिकोण के अनुसार अपराध का कारण क्या है? तो इन्होंने कहा कि अपराध जो बढ़ता है वह सामाजिक असमानता और शोषण के कारण बढ़ता है। अगला है संघर्षवादी दृष्टिकोण में शिक्षा का प्रभाव क्या हो सकता है? संघर्षवादी दृष्टिकोण ने कहा कि शिक्षा जो है असमानता को बनाए रखेगी, मतलब जो व्यक्ति शिक्षित हो गया, अच्छी नौकरी पा गई, उसको अच्छे सैलरी मिल रहा तो वो अमीर हो जाएगा, बाकी जिसको शिक्षा नहीं मिली तो गरीब हो रहा है। इसके अलावा मार्क्स ने कहा कि शिक्षा जो है पूंजीपतियों के लिए लेबर तैयार करती, पूंजीपतियों के हक में कार्य करती है, उनके लिए श्रमिक प्रोवाइड करवाती है। तो संघर्षवादी दृष्टिकोण शक्ति को, असमानता को बनाए रखने के लिए शिक्षा को जिम्मेदार माना। अगला कार्ल मार्क्स को किस दृष्टिकोण के लिए समझा जाता है? कार्ल मार्क्स ने कहा कि भैया संसाधनों पे असंतुलन के कारण कुछ ही लोगों का उत्पादन के साधनों पे कंट्रोल होता है और जिससे सर्वहारा वर्ग जो है प्रभावित होता है, उसका शोषण किया जाता है। शोषण के कारण उनमें एकजुटता आती है, वर्ग चेतना आती है, जिस कारण वह वर्ग संघर्ष करते हैं और वर्ग संघर्ष करके अपना हक या हिस्सा देते हैं, समाज में परिवर्तन लाते हैं। अगला है मजदूर और पूंजीपति के बीच संघर्ष किस पर आधारित है? तो इन्होंने कहा कार्ल मार्क्स ने कि उत्पादन के साधनों के कारण मजदूर और पूंजीपति मतलब सर्वहारा और बुर्जुआ के बीच संघर्ष होता। कॉन्फ्लिक्ट दृष्टिकोण में कानून और शासन का उद्देश्य क्या है? तो संघर्षवादी क्या मानता है कि जो कानून और शासन है, राज्य है, वो क्या करता है कि सत्ता और संसाधन को बनाए रखता है, मतलब पूंजीपतियों के कंट्रोल को बनाए रखता है, श्रमिकों के नियंत्रण के लिए, शोषण के लिए इसका उपयोग होता है। अगला है संघर्षवादी दृष्टिकोण में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी संस्थाएं क्या करती? स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी संस्थाएं तो शक्ति असमानता को बनाए रखती हैं, ऐसा मानना है। तो जहां भी संघर्षवादी दृष्टिकोण की बात होगी वहां असमानता महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो है कार्ल मार्क्स ने हर चीज को नेगेटिव वे में ही देखा। नैतिक और धार्मिक नियम किस दृष्टिकोण में शक्ति को बनाए रखने के लिए देखे जाते हैं? तो इन्होंने धर्म को अफीम की तरह माना है और संघर्षवादी दृष्टिकोण में बताया कि धर्म जो है पूंजीपतियों का समर्थन है और श्रमिकों का शोषण करने का एक साधन के रूप में कार्य करता है। अगला है समाज में असमानता के निरंतर बने रहने का कारण क्या है? तो असमानता के बने रहने का कारण जो है सामाजिक संघर्ष और वर्ग भेद है, मतलब हमेशा से संघर्ष हुआ है किसके लिए? उत्पादन के साधनों पर कंट्रोल के लिए। जिनका कंट्रोल है वो भाई पूंजीपति है, उच्च वर्ग में आएंगे, और जिनका कंट्रोल नहीं है, जो साधन विहीन है, वो शोषित वर्ग या उनका शोषण होता रहता है, जिस कारण सामाजिक संघर्ष होता है। अगला है संघर्ष दृष्टिकोण, संघर्षवादी दृष्टिकोण में औद्योगिकीकरण का प्रभाव है। औद्योगिकीकरण बढ़ेगी तो शक्ति की असमानता बढ़ेगी। भाई मशीनों से जब उत्पादन होने लगेगा तो श्रमिक और गरीब होता जाएगा। दिक्कत हो रही है लेकिन डिस्टरबेंस के लिए थोड़ा सॉरी, क्योंकि भाई टेक्निकल चीज है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो आइए देखते हैं समाज में असमानता के निरंतर बने रहने का कारण क्या है। तो क्या माना गया है कारण? सामाजिक
संघर्ष और वर्ग भेद। अगला है संघर्ष दृष्टिकोण में औद्योगिकीकरण का प्रभाव है। तो औद्योगिकीकरण ने शक्ति में असमानता को बढ़ाया है, क्योंकि पूंजीपति को अधिक से अधिक लाभ हो रहा है, इस कारण उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है। श्रमिक का शोषण हो रहा है तो उसकी शक्ति घट रही है, जिससे वर्ग भेद या असमानता बढ़ रही। अगला है समाजशास्त्र में संघर्षवादी दृष्टिकोण की आलोचना यह है, उन्होंने क्या आलोचना की है? स्थिरता की उपेक्षा की है। उन्होंने हमेशा परिवर्तन की बात की है, इस कारण संघर्षवादी दृष्टिकोण की आलोचना होती है। जहां प्रकार्यवादी दृष्टिकोण केवल और केवल स्थिरता की बात कर रही थी, उसके साथ असमानता, वर्ग भेद, संघर्ष जैसे चीजों को नहीं लिया था, केवल सहयोग की बात करता था, वहीं संघर्षवादी दृष्टिकोण जो है वो स्थिरता की उपेक्षा करके हमेशा परिवर्तन की बात करती। अगला है कॉन्फ्लिक्ट दृष्टिकोण में राजनीति शक्ति का विश्लेषण पर आधार होता है। तो राजनीतिक शक्ति किसके पास होती है? तो संघर्षवादी मानते हैं कि जिसके पास भाई संसाधन है, जो पूंजीपति वर्ग है, उसी के पास राजनीतिक शक्ति होगी। अगला है सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट किस दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण देता है? तो आंदोलन, क्रांति की बात कहाँ होती है? संघर्षवादी सिद्धांत या कॉन्फ्लिक्ट सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए किसको मुख्य कारक माना है? तो उन्होंने इकोनॉमिक, औद्योगिक मतलब उत्पादन के साधन, और वर्ग संघर्ष को परिवर्तन का कारण माना। अगला है संघर्षवादी दृष्टिकोण में श्रमिकों का संघर्ष किसके लिए है? तो श्रमिक किस लिए संघर्ष करते हैं? ताकि उत्पादन के साधनों पर सर्वहारा वर्ग का जो है कंट्रोल। वह सामाजिक असमानता का अध्ययन किस दृष्टिकोण में किया जाता है? तो सामाजिक असमानता और शक्ति की बात कहाँ पे की जाती है? असमानता और शक्ति की बात की जाती है संघर्षवाद दृष्टिकोण। संघर्ष दृष्टिकोण में कानून और न्याय प्रणाली किसको बनाए रखते? तो संघर्षवादी दृष्टिकोण में कानून और न्याय प्रणाली पूंजीपतियों की या राज्य की सत्ता और प्रभुत्व को जो है बनाए रखते। अगला है संघर्ष दृष्टिकोण में सामाजिक परिवर्तन का कारण है। तो सामाजिक परिवर्तन का कारण है वर्ग संघर्ष और क्रांति। वर्ग संघर्ष पर आधारित दृष्टिकोण का उद्देश्य क्या होता है? तो इन्होंने कहा कि शक्ति के संसाधन में असमानता को उजागर करना वर्ग संघर्ष का प्रमुख कारण या मुख्य उद्देश्य। अगला है, अगले जो प्रश्न है 51 से 70 वह अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण पे है। इसके अलावा 71 से 90 नारीवादी और 91 से 100 उत्तराधुनिक परिप्रेक्ष्य से है। तो आइए देखते हैं अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण। इसको प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी भी बोला जाता है। तो अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण का मुख्य केंद्र क्या है? तो मुख्य केंद्र में प्रतीक और संवाद शामिल। अगला है जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने समाज को किस प्रकार समझा है? उन्होंने प्रतीक और सामाजिक प्रक्रिया के माध्यम से समाज को समझने का प्रयास किया है और इनको ही अंतःक्रियावादी का जनक माना जाता है, जबकि शब्द की रचना हर्बर्ट ब्लूमर ने किया है। हर्बर्ट ब्लूमर जॉर्ज हर्बर्ट मीड के जो है शिष्य रहे। इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो रोजमर्रा में अपनी क्रियाएं करता है उसमें वह प्रतीकों का प्रयोग करता है। अगला है अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण में व्यक्तियों की भूमिका क्या है? तो अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण में व्यक्ति की भूमिका होती है कि प्रतीक और संवाद के माध्यम से निर्माण, मतलब प्रतीक और संवाद के माध्यम से अंतःक्रिया करना या निर्माण संबंध बनाना। अगला है हर्बर्ट ब्लूमर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो हर्बर्ट ब्लूमर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित। अगला है समाज की व्याख्या कैसे की जाती है अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण में? तो समाज की व्याख्या की जाती है कि समाज में जो है सामाजिक संवाद और अनुभव के साथ जो है जुड़ा होता। अगला है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किस पर अध्ययन केंद्रित करता है? तो समूहों के बीच संवाद या अंतःक्रिया के ऊपर डिपेंड होता है और अंतःक्रिया का माध्यम क्या होते हैं? प्रतीक और चिन्ह। अगला है समाज में मानक और नियम किस माध्यम से विकसित होते हैं?
तो समाज के मानक और नियम किस माध्यम से विकसित होते हैं? तो इस सामाजिक संवाद और प्रतीकों के माध्यम से विकसित होते हैं। किसके अनुसार? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार। अगला है व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार की व्याख्या। सोशल बिहेवियर की व्याख्या किस दृष्टिकोण में की जाती है? सामाजिक व्यवहार की बात की जाती है इंटरएक्शनलिस्ट अंतःक्रियावाद में। अगला है अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण में शिक्षा और परिवार का अध्ययन है। इसमें शिक्षा और परिवार का अध्ययन क्या होता है कि एजुकेशन के माध्यम से व्यक्ति प्रतीकों का प्रयोग करना, उनके सही अर्थ का पता लगाता है। मतलब संवाद और प्रतीक के माध्यम से चीजें सीखता है। कहाँ? शिक्षा और परिवार के माध्यम। अगला है सामाजिक वास्तविकता के निर्माण से बनती है अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण क्या? तो अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण में सामाजिक वास्तविकता क्या है कि प्रतीक और संवाद के माध्यम से अंतःक्रिया जो होती है वही वास्तविकता। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के किस प्रकार के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में दैनिक जीवन के व्यवहार का जो है अध्ययन किया जाता है। इंटरएक्शनलिस्ट दृष्टिकोण में समाज को समझने का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है कि प्रत्यक्ष अनुभव और संवाद। प्रत्यक्ष मतलब अनुभव जाके अवलोकन करना या बातचीत करना जो है इसका प्रमुख माध्यम। अगला हर्बर्ट ब्लूमर ने सामाजिक अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण में कौन से 3 मूल सिद्धांत बताए हैं? इन्होंने क्या क्या बताया है? पहला कि लोगों के व्यवहार प्रतीकों से प्रभावित होते हैं, अर्थ लोगों के द्वारा ही निर्मित होते हैं, और दूसरा सामाजिक अर्थ संवाद में विकसित होता है। तो जब समाज किसी अर्थ को मान्यता देता है, संवाद को मान्यता देता है, उसी से विकसित होता है। तो इन्होंने ये 3 मूल सिद्धांत बताए कि लोगों का व्यवहार प्रतीकों से प्रभावित होता है, अर्थ लोगों द्वारा ही निर्मित होता है, और सामाजिक अर्थ संवाद में विकसित होता है। तो राइट आंसर। अगला है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में भाषा और प्रतीकों की भूमिका क्या है? तो यह सामाजिक व्यवहार का निर्माण करना। अगला है इंटरएक्शनलिस्ट दृष्टिकोण में सामाजिक परिवर्तन होता है। तो सामाजिक परिवर्तन होने के लिए संवाद और मान्यताओं में बदलाव होना चाहिए, ये अंतःक्रियावादी मानते। अगला है समाज में आई और मी और आई की व्याख्या के सिद्धांत से कौन जुड़े हैं? मैं और मुझे की बात कौन करते हैं? तो ये भाई चार्ल्स हर्बर्ट मीड का है, और सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है नेट से संबंधित विचारों में। अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण में औद्योगिक समाज को कैसे देखा जा सकता है? तो इन्होंने कहा औद्योगिक समाज एक तरह का प्रतीक और संवाद की बात करता। तो अंतःक्रियावादी हर जगह भाई प्रतीक और संवाद अंतःक्रिया की ही बात करते, उसको इसी दृष्टिकोण से। समूहों के सामाजिक नियम किससे विकसित होते हैं? तो यहाँ भी उन्होंने कहा कि जो सामाजिक नियम है समूहों में वह व्यक्ति और प्रतीक के संवाद के माध्यम से ही होता है। व्यक्ति ही प्रतीक का निर्धारण करता है, जो व्यक्ति के सामाजिक संवाद में कार्य करता है, जिसको बाद आगे चल के सामाजिक नियम बना दिया जाता है। अगला है इंटरएक्शनलिस्ट मतलब अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण के किसके अध्ययन के लिए उपयोगी है? तो रोजमर्रा के व्यवहार और प्रतीकों का अध्ययन करता है। अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण में समाज का मुख्य विश्लेषक केंद्र क्या है? व्यक्ति और प्रतीक। व्यक्ति के व्यवहार और प्रतीक। नारीवादी दृष्टिकोण से कुछ मुख्य क्वेश्चन। नारीवादी दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लैंगिक समानता को पाना। अगला नारीवादी दृष्टिकोण में समाज की समस्या किस पर आधारित है? तो इन्होंने कहा समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार न मिलना, उनमें असमानता, एक ही कार्य के लिए असमान चीजें प्रोवाइड करवाना, ये चीज लैंगिक असमानता सबसे बड़ी समाज के लिए समस्या माना है नारीवादी दृष्टिकोण से। नारीवादी दृष्टिकोण में शिक्षा का महत्व क्या है? तो इन्होंने कहा शिक्षा, एजुकेशन क्या है? एजुकेशन महिलाओं को समान अवसर और सशक्तिकरण में कार्य करता। अगला है पितृसत्ता, पैट्रियार्की किस दृष्टिकोण का मुख्य अध्ययन करता है? तो फेमिनिस्ट जो है उन्होंने पितृसत्तात्मक को शोषण का एक माध्यम माना है, जो सदियों से महिलाओं का शोषण करते आया है। तो इस कारण उनकी जो है अध्ययन इसमें की जाती
है नारीवादी। नारीवादी दृष्टिकोण में किस प्रकार के असमानता पर ध्यान दी गई है? तो लैंगिक असमानता। फेमिनिस्ट दृष्टिकोण में परिवार को कैसे देखा जाता है? फेमिनिस्ट दृष्टिकोण में परिवार को लैंगिक असमानता के निर्माण करने वाले के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ तक कि कई नारीवादियों ने कहा कि परिवार जैसी चीजें होनी ही नहीं चाहिए, उनके समाप्ति की बात की है। यहाँ तक कि पुरुषों की समाप्ति की भी चर्चा की है उग्र नारीवादियों। तो यहाँ लैंगिक असमानता का निर्माण करने वाला साधन कौन है? परिवार। परिवार से ही स्त्रियों को दबाना शुरू हो जाता है। पैट्रियार्की इसमें प्रमुख भूमिका निभाती है। अगला है महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए आवश्यकता दृष्टिकोण को समझाई गई है। किस दृष्टिकोण में? तो नारीवादी दृष्टिकोण ने कहा कि भैया महिलाओं को राजनीतिक में प्रतिनिधित्व या बराबर का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। नारीवादी दृष्टिकोण में कार्यस्थल पर भेदभाव की व्याख्या की गई है। तो संरचनात्मक लैंगिक असमानता के कारण जो है कार्यस्थल पर एक ही कार्य के लिए महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग वेतन देना एक तरह के कार्यस्थल पर भेदभाव का प्रमुख कारण। अगला है नारीवादी दृष्टिकोण में शिक्षा और रोजगार का संबंध है। तो शिक्षा और रोजगार का संबंध है लैंगिक समानता और सशक्तिकरण। नारीवादी दृष्टिकोण में मीडिया का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? इन्होंने कहा मीडिया भी लैंगिक प्रतिनिधित्व और असमानता को बढ़ाती। महिलाओं की हिंसा और उत्पीड़न का विश्लेषण किस दृष्टिकोण में हुआ है? तो हिंसा और उत्पीड़न का नारीवादी दृष्टिकोण में किया जाता है। नारीवादी दृष्टिकोण से सामाजिक नीति का उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी सामाजिक नीति बनाई जा रही है उसमें महिलाओं को पुरुषों के समान समानता और न्याय की बात की चाहिए। अगला फेमिनिस्ट दृष्टिकोण में लैंगिक असमानता को दूर करने का मुख्य उपाय क्या है? शिक्षा और सशक्तिकरण। महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने वाला समाजशास्त्री दृष्टिकोण कौन सा है? महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है कौन? नारीवादी दृष्टिकोण। नारीवादी दृष्टिकोण में परिवार का अध्ययन किस कारण होता है? तो लैंगिक असमानता का निर्माण करता है। रिपीट हो गया है क्वेश्चन। आगे फेमिनिस्ट दृष्टिकोण में सामाजिक संस्थाओं की भूमिका क्या है? तो इन्होंने कहा जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, सब सत्तात्मक समाज की एक सोच के आधार पर आधारित है, जिस कारण वो सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती। परिवार से लेकर विवाह से लेकर हर चीज जो है, जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, सामाजिक संस्थाएं हैं, वो क्या करती हैं? सामाजिक असमानता या लैंगिक असमानता मतलब महिलाओं पुरुषों के बीच असमानता को बढ़ाने का ही कार्य करती। नारीवादी दृष्टिकोण में महिलाओं की सशक्तिकरण की प्रक्रिया किससे जुड़ी हुई है? इन्होंने कहा कि भैया महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए शिक्षा और रोजगार में उन्हें अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, वो भी समान। अगला प्रश्न है फेमिनिस्ट दृष्टिकोण में सांस्कृतिक प्रतीक कैसे काम करते हैं? तो सांस्कृतिक प्रतीक जो है लैंगिक भूमिका को बनाए रखना है। तो इन्होंने कहा कि जो कल्चरल प्रतीक हैं, जैसे महिलाओं को घूंघट में रहना चाहिए, वे क्या करते हैं कि लैंगिक असमानता या भूमिका जो है उसको रूढ़िवादी तौर पे पालन करवाना चाहते हैं प्रतीक कल्चर। इन्होंने कहा कि सांस्कृतिक जो प्रतीक है वो लैंगिक भूमिकाओं को बनाए रखना चाहते हैं या स्थिर रखते हैं। अगला है नारीवादी दृष्टिकोण का समाज में उद्देश्य क्या है? तो नारीवादी दृष्टिकोण का समाज में प्रमुख उद्देश्य है लैंगिक असमानता और न्याय की मांग करना। अगला है नारीवादी दृष्टिकोण में महिलाओं का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि महिलाओं का किस तरह से लैंगिक असमानता है, किस तरह से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, इसको समझने का प्रयास नारीवादी दृष्टिकोण करता है। बहुत बेसिक नारीवादी दृष्टिकोण से क्वेश्चन थे, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से अच्छे क्वेश्चन। अगला है पोस्ट मॉडर्न उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण 91 से 100 क्वेश्चन है। पोस्ट मॉडर्न दृष्टिकोण किस पे आधारित है? तो पोस्ट मॉडर्न या उत्तर आधुनिकता
सिद्धांत जो है बहुविवेचन, ज्ञान और संस्कृति के आधार। अगला है उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण में समाज की व्याख्या कैसे की जाती है। उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण में समाज की व्याख्या भाषा, प्रतीक और संस्कृति के संदर्भ में की जाती है। अगला है उत्तर आधुनिकता दृष्टिकोण में विज्ञान और ज्ञान को कैसे देखा जाता है। इन्होंने कहा कि विज्ञान और ज्ञान ही आज के समय में सामाजिक निर्माण करेगा, जैसा टेक्नोलॉजी या ज्ञान रहे। अगला है उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण में सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन कैसे किया जाता है। तो इन्होंने कहा सामाजिक संस्थाएं बहुविवेचन और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में इनका अध्ययन किया जाता है। आज अलग अलग तरह की संस्थाएं एक समाज में व्याप्त हैं, अलग अलग कल्चर व्याप्त है, उनका अलग अलग प्रकार है। तो इस आधार पे जो है उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण अध्ययन किया जाता है। उत्तर आधुनिकता दृष्टिकोण में सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक है। तो सामाजिक परिवर्तन का क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटीज, बहुसंदर्भ संस्कृति विविधता एक जगह वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण के कारण एक जगह देखने को मिलती, चाहे आक्रमण हो चाहे प्रसार हो, कई कारणों से जो है सामाजिक परिवर्तन यहाँ देखने को मिलता है। अगला है उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण में ज्ञान का शोध क्या होगा। तो ज्ञान का शोध क्या होगा, इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण होगा ज्ञान से। किससे, ज्ञान के शोध से ही समाज और संस्कृति का निर्माण माना जाता है। पोस्ट मॉडर्न दृष्टिकोण किस प्रकार के समाज पे लागू होता है। तो बहुसांस्कृतिक और वैश्वीकरण समाज पे होता है, मतलब आधुनिक समाज पे। अगला है उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण में सत्य को कैसे देखा जाता है। तो सत्य किसी एक चीज पे नहीं आधारित होता है, किसी एक चीज की व्याख्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं, कई तथ्य हो सकते हैं, बहुविवेचन और सापेक्ष के रूप में देखा जाता है। पोस्ट मॉडर्न दृष्टिकोण में मीडिया और संस्कृति का अध्ययन क्यों किया जाता है। तो मीडिया और संस्कृति को सामाजिक प्रतीक और बहुविवेचन समझाने के लिए किया जाता है कि आज अलग अलग कल्चर के प्रसार का कारण एक माध्यम जो है मीडिया बना। अगला है उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण का समाजशास्त्री महत्व है। तो समाजशास्त्री महत्व है कि बहुसांस्कृतिक समाज को समझना कि कैसे संस्कृतियों का समागम हुआ है एक जगह, वैश्वीकरण के माध्यम से हो गया, आधुनिकीकरण के माध्यम से कैसे सारी संस्कृतियां एक जगह देखने को मिलती है। जैसे अब अगर बात कर ले उदाहरण के तौर पे मुंबई शहर में चले जाएंगे तो वहां आपको पूरे भारत के कल्चर का जो है प्रतिनिधित्व देखने को मिल जाएगा। अलग अलग सिटी शहरों में आपको आस पड़ोस में अलग अलग प्रदेश से व्यक्ति मिलेंगे, अलग अलग संस्कृति के व्यक्ति एक साथ मिलकर रह रहे हैं, वो चीजें देखने को मिलती है। यहाँ तक कि जो हब है, जैसे आईआईटी हब है, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई, दिल्ली, यहाँ पे आपको विदेशी भी एक जगह देखने को मिल जाएंगे। या एजुकेशन सिस्टम में जाएंगे तो वहां भी आपको अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृति के लोग देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए बहुसांस्कृतिक समाज को समझना उत्तर आधुनिकता दृष्टिकोण का प्रमुख महत्व या उद्देश्य। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक जरूरी सूचना यह भी है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे आपको डेली 9 AM और 9 PM पर लगभग 100 क्वेश्चन डेली जो है क्विज के प्रोवाइड करवाए जाते हैं। 100 क्वेश्चन सुबह में, 100 क्वेश्चन शाम में आपको टेस्ट के लिए दिए जाते हैं। तो धन्यवाद।